बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन तो बताएंगे ही, साथ ही सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके कहां बन रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक डोभाल। अगर शेयरों से जुड़ी कोई भी सवाल आपके पास हैं तो हमें जरूर कॉल कीजिए 02223001634। इसके अलावा हमारा एक और नंबर है 02223001635। ये फोन नंबर्स हैं। सोशल मीडिया पर आप हमसे संपर्क करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा पेज है @ZBusinessOnline और ट्विटर हैंडल है हमारा @ZBusiness। अपने सवाल हमें जरूर भेजिए और हाँ, हैशटैग इस्तेमाल करना ना भूलिएगा, #बाजार आज और कल। और मेरे साथ सोमवार के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए बहुत ही खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर साहब जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा जी बिजनेस रिसर्च से मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता भी जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे गुरुवार के बाजार का मूड मिजाज क्या रहा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं गुरुवार में बाजार में कैसा कारोबार देखने को मिला ओवरऑल। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के दिन बाजार में तेजी देखी गई और बाजार लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 144 अंक चढ़कर 59,883 के 833 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 42 अंक बढ़कर 17,599 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 42 अंकों का उछाल रहा। रियल्टी, फार्मा, पीएसयूज, बैंक और मेटल शेयरों में तेजी देखी गई। और बाजार में गुरुवार को किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला और ओवरऑल किस तरह का था आज का एक्शन, मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता ये बताने के लिए जुड़ रहे हैं। तो आज इवेंट हेवी डे था। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ और साथ ही वीकली एक्सपायरी भी थी। अब इस बीच जिस तरह से बाजार आज ट्रेड करते हुए नजर आए, काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको यहां पर साफ तौर पर देखने को मिली। जहां पर अगर आप निफ्टी में देखें तो लगातार तेजी का जो मोमेंटम है आज भी बनने में सफल रहा। यहां पर अच्छी तेजी थी, बट बैंक निफ्टी में काफी वॉलेटिलिटी थी। 41,200 के लेवल्स को भी इसने क्रॉस किया, पर फाइनली जिस तरह से यहां पर ऊपरी स्तरों से गिरावट भी हमें सेकेंड हाफ पर एविडेंट थी। तो काफी ज्यादा उतार चढ़ाव वाला माहौल बना हुआ था। पर इस बीच निफ्टी में जो चढ़ने वाले शेयर थे उसमें बजाज फाइनेंस टॉप गेनर निकल कर आया। लगभग 3% के गेन्स इसने दिखाया। साथ ही टाटा मोटर्स, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक्स पर भी अच्छी तेजी थी। गिरावट कहां थी? एचसीएल टेक, ओएनजीसी, आईसीआईसीआई बैंक समेत आपको टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स पर भी दबाव देखने को मिला। कुछ एक स्टॉक्स के यहाँ पर Q4 अपडेट्स आते हुए दिखे, किसी के पॉजिटिव किसी के नेगेटिव। उस वजह से जो रिएक्शंस हैं आप देखिए, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर ऑलमोस्ट 7.5% तक के गेंस आए थे और पॉजिटिव अपडेट्स पर इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी अच्छी रनअप दिखाई। पर रेवेन्यू सुपरमार्ट, नाइका, डाबर ये सारे स्टॉक्स ऐसे थे जहाँ पर दबाव आज के सत्र में बड़े रूप में बनता हुआ दिखा। 3 से 4% का फॉल आते हुए नजर आ रहे थे। टॉप गेनर्स में आईईएक्स, यहाँ पर यूबीएस की रिपोर्ट आई थी, करीबन 11% की दमदार तेजी आईएक्स ने दिखाई। और खासकर अगर आप देखें तो एफएनएस स्पेस में वन ऑफ द टॉप गेनर्स ये निकल कर आया। आरती ड्रग्स भी पीछे नहीं था, 8% के गेन्स यहां पर भी थे। अनुपम रसायन, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इनफैक्ट पूरे के पूरे रियल एस्टेट पैक्स पॉलिसी डिसीजन जो सरप्राइज पॉज आता हुआ दिखा रेट्स को लेकर, वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे रियल एस्टेट स्पेस को एक अच्छा बज देने में कामयाब रहा आज के दिन में। टॉप लूजर्स में लेकिन वेदांता, ओरिएंट इलेक्ट्रिक, वरुण बेवरेजेस ऐसे स्टॉक शामिल रहे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुनाफा वसूली या फिर आप कह सकते हैं दबाव का मूड माहौल था। बट लार्जली जिस तरह की पिक्चर बनी आरबीआई के सरप्राइज रेट पॉज डिसीजन के बाद, यहाँ पर बाजारों में तो वॉलेटिलिटी रही। अब लंबा वीकेंड है, सोमवार को जब हम लौटते हैं तो किस तरह से बाजार ट्रेड करते हैं ये देखना अब काफी अहम हो जाता है। और अब रुक करते हैं हमारे खास मेहमान का, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर जी। एक बार फिर से स्वागत है अविनाश जी आपका। उनसे हम पोजिशनल और लॉन्ग टर्म उनकी पिक तो जानेंगे ही, लेकिन पहले अविनाश जी, सबसे पहले मौजूदा स्थिति का आकलन आप कैसे करेंगे? बाजार के लिए आज बड़ा सरप्राइजिंग दिन था, एक्सपेक्ट कुछ और किया था, लेकिन आरबीआई ने कुछ और ही तय किया हुआ था। आज की स्थिति और फिर आगे की ट्रैजेक्टरी किस ओर जाते हुए देख रहे हैं सर?
दीपक जी, पहली बात तो देखिए, आज आरबीआई का जो सरप्राइज डिसीजन था वो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव सरप्राइज हो गया, क्योंकि सभी मार्केट में जो एक्सपर्ट्स थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, वो 25 बेसिस पॉइंट हाइक का अनुमान लगा रहे थे। ये वाज डेफिनेटली मार्केट के लिए इसलिए पसंद आया क्योंकि सारे इंटरेस्ट सेंसिटिव सेक्टर्स में हमने देखा था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण डिमांड में थोड़ी कटौती हो गई थी, जैसे कि रियल एस्टेट हो, ऑटो डिमांड हो। टिपिकली यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स का इम्पैक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। तो मेरे ख्याल से इस बार गवर्नर साहब ने सोचा है कि ग्रोथ को ज़्यादा अहमियत देंगे और थोड़े और मैक्रो इंडिकेटर्स के लिए वेट करेंगे, क्योंकि अनुमान है कि देखिए अभी क्रूड के प्राइसेस भी बढ़े हैं। उसके बाद एल निनो का फैक्टर मानसून पे प्ले आउट हो सकता है, तो ये दो थोड़े रिस्क पॉइंट्स हैं। तो इस समय इन्होंने शायद एक पॉज इसलिए लिया क्योंकि वो थोड़ा सा ये सारे मैक्रो डेवलपमेंट्स को मॉनिटर करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि आगे अगर ये दोनों फैक्टर्स थोड़े हाथ से निकल जाते हैं तो वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में अभी नतीजों का सीजन आ रहा है, तो डेफिनेटली सब फोकस कमेंट्री, बिजनेस कमेंट्री, रिजल्ट्स के ऊपर होगा। तो मेरे ख्याल से इंडेक्स थोड़ा सा एक छोटे दायरे में रहेगा अगले हफ्ते के लिए। लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटीज है, क्योंकि 12 तारीख से टीसीएस अपने नतीजे डिक्लेयर करेगा, उसके बाद सारे बड़ी कंपनीज अपने Q4 नंबर्स डिक्लेयर करेंगे, तो एंटायर फोकस कंपनी स्पेसिफिक होना चाहिए। मेरे ख्याल से इंडेक्स में कोई बड़ी बढ़ोतरी या कटौती होने का सवाल नहीं है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी में इन्वेस्टर्स को ज्यादा नजर रखनी चाहिए, जहां पे उनको मौके मिल सकते हैं। एब्सोल्युटली। 12 अप्रैल से रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है, सबकी नज़र उस पर रहेगी। इस बीच में आप अगर कोई पोजिशनल पिक देना चाहें दर्शकों के लिए सर। देखिए, पोजिशनल पिक अगर हम शॉर्ट टर्म 8-10 दिन की बात करें तो मुझे लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में हमको एसबीआई पसंद है, क्योंकि देखिए पहली बात तो इंटरेस्ट रेट पॉज होने के बाद इनका जो रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो है, हाउसिंग फाइनेंस का पोर्टफोलियो है, उसमें उनको काफ़ी मदद मिलेगी। प्लस ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ 15-16% है। आगे भी हमको लग रहा है जो FY24 होगा वहाँ पे भी 14-15% का ग्रोथ बरकरार रहना चाहिए। और जिस प्रकार के नतीजे दीपक जी जनवरी टू मार्च में आएंगे, हमको लग रहा है कि एसेट क्वालिटी, लोन बुक ग्रोथ पे, हर पैरामीटर पे कंपनी, बैंक बहुत अच्छा नंबर दिखाने का सक्षम रखता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अच्छा मौका बन सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा शॉर्ट टर्म 535-540 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट बन सकता है। यहाँ पे 522 का आप एक स्टॉप लॉस रख लीजिए। हालांकि मीडियम टर्म व्यू भी हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन 8 से 10 दिन का नजरिया कोई रखना चाहे तो कम से कम 535, 540 का टारगेट मिल सकता है, और यहाँ पे 522 का स्टॉप लॉस। तो 522 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। पोजिशनल पिक 8 से 10 दिन का ही नजरिया दे रहे हैं, 5 से 35 से अपर 540 तक के टारगेट्स के लिए। तो ये है अविनाश जी की पोजिशनल पिक। आप कुछ दर्शकों के सवाल भी ले लेते हैं जो हमको अलग अलग माध्यमों से लोगों ने भेजे हैं, और कुछ लोग तो हमारे साथ लाइव जुड़ भी रहे हैं। उनमें से एक है राजन प्रसाद साहब, पटना से कॉल कर रहे हैं। राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पूछिए सर अपना सवाल। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल है आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड पे जी। 300 शेयर है मेरे पास, और मैं 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। मेरा बाइंग प्राइस 251 रुपया है। तो क्या मैं इसमें करंट लेवल पे एवरेज कर सकता हूँ, या मैं अपने पोजीशन को मैं मतलब 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ? तो इसमें और स्टॉक में ऐड कर सकता हूँ, या कि मैं अभी जो करंट है उसी को होल्ड करूं या कंटिन्यू करूं? तो इसमें मुझे सजेशन चाहिए था। ठीक है सर। अविनाश जी, 251 की एंट्री इनकी एबी फैशंस पर क्या सलाह देंगे राजन जी को? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए इनका नजरिया अगर कम से कम 12-15 महीने का है तो डेफिनेटली एवरेज कर सकते हैं। आदित्य बिरला फैशन ये गारमेंट्स और फैशन रिटेल में काफ़ी बड़ा प्लेयर है। इनके पास करीबन 50 से 60 ब्रांड है, और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से कंजम्पशन का थीम बढ़ रहा है, हमको कोई डाउट नहीं लग रहा है कि FY24 यानी आने वाला साल इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं समझता हूँ कि बिकवाली डेफिनेटली थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग से आई है, कोई फंडामेंटल रीजन तो नहीं लग रहा है। और अगले साल के लिए मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी अच्छी है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर के बाद मैनेजमेंट ने कहा भी है कि वो ग्रोथ नंबर्स काफी स्ट्रांगली रिपोर्ट करने की सक्षम रखते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर ये थोड़ा एवरेज करते हैं तो 12 से 15 महीने के अवधि का टाइम फ्रेम रखे, और मुझे लग रहा है कि इनको अपने बाइंग प्राइस से कहीं ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। बट टाइम फ्रेम कम से कम 12-15 महीने का रखिए, और उसके बाद यहाँ पे करंटली होल्ड करिए। उसके बाद साल भर का नजरिया हो तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो करंट लेवल्स पर होल्ड करने की सलाह आपको, और 12 से 15 महीनों का आपको नजरिया एबी फैशंस पर लेकर चलना है। तो ये है राजन जी को सलाह। अगले कॉलर हैं शिवाजी। शिवाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, चेन्नई से कॉल कर रहे हैं हमें। आप पूछिए सर अपना सवाल अविनाश जी से। नमस्कार।
नमस्कार सर, मेरे पास ONGC शेयर्स है 800 शेयर्स 156 का प्राइस में 2-3 महीने होल्ड कर सकता हूँ सर। दो तीन लंबी अवधि होल्ड करने में फायदा रहेगा, एडवाइस कीजिए। ठीक है सर, 2-3 महीने के लिए पूछ रहे हैं ONGC। शिवाजी के लिए आप क्या सलाह देंगे अविनाश जी? देखिए, पहली बात तो दीपक जी, इनका शॉर्ट टर्म व्यू है, तो मैं समझता हूँ कि देखिए, अगर क्रूड के प्राइसेस $85 से मान लीजिए $90-95 होते हैं अगले एक या 2 महीने में कोई भी जियोपॉलिटिकल कारण से, तो यहाँ पे ONGC को डेफिनेटली एक अच्छा अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑलरेडी हम सभी जानते हैं कि जो भी ONGC की प्राइसिंग है वो क्रूड के प्राइसेस पे नियमित है। क्रूड बढ़ता है तो ONGC को फायदा होता है। इनका आउटलुक बहुत ही शॉर्ट टर्म है, तो मैं इनको यही कहूंगा कि इन्होंने 150 में लिया है, तो मेरे ख्याल से 145 का एक स्टॉप लॉस रखिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि क्रूड बढ़ता नहीं है तो स्टॉक यहीं पे रहेगा। बट अगर इनका नजरिया 2-3 महीना है तो इनको अच्छी खासी कमाई मिल सकती है, क्योंकि लग तो रहा है कि क्रूड का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और इसका फायदा ONGC को जरूर मिलेगा। तो मीडियम टर्म के लिए 2-3 महीने के लिए अगर ये होल्ड करे तो ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, लेकिन 1 महीने की अगर हम बात करें तो 145 का स्टॉप लॉस करके पोजीशन होल्ड करें। चलिए, तो 145 का स्टॉप लॉस और 2 से 3 महीने के नजरिए के लिए आपको होल्ड करने की सलाह दी गई है। तो यह है शिवाजी को सलाह। सोमनाथ दत्त जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। दत्त साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूछिए अविनाश जी से अपना सवाल सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मेरे पास BSC है 800 रुपीज में मैं खरीदा था 1000 शेयर्स। ठीक है सर। तो सर इसका मैं आई कैन वेट फॉर 2 years 3 years ऑल्सो, आई लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है सर, लॉन्ग टर्म। जी सर, लॉन्ग टर्म नजरिया है इनका, 2 से 3 साल तक होल्ड कर सकते हैं। क्या सलाह देंगे अविनाश जी? नहीं दीपक जी, मुझे लग रहा है कि देखिए, इन्होंने ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। मेरे मेरे हिसाब से अगर 1.5-2 साल का भी नजरिया है तो थोड़ा सा इनको एवरेज करना चाहिए, क्योंकि इनकी 800 की खरीद है, अभी 500 रुपए के नीचे 450 में ये स्टॉक मिल रहा है। देखिए, ट्रिगर्स तो इस कंपनी में बहुत बढ़िया है। अगले साल होपफुली NSE का IPO आता है तो BSE के स्टॉक में आपको बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। दूसरा, इनका जो म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है वहां पे भी ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि शायद कोई वैल्यू अनलॉकिंग हो। और सबसे बड़ी बात, इनका जो बिजनेस है वो एक डिओपोली मोनोपोली में काम करते हैं। इनके अलावा NSE है और कोई एक्सचेंज नहीं है, तो ओवरऑल ग्रोथ तो डेफिनेटली इनको मिलेगा। नजरिया 1.5-2 साल का रखते हैं तो यहाँ पे पोजीशंस होल्ड करें, अगर हो सके तो थोड़ा सा एवरेज करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर प्राइस का थोड़ा एडवांटेज इनको मिलता है तो मुनाफा का रिस्क रिवॉर्ड भी इनके फेवर में काफी अच्छा रहेगा। चलिए, तो एवरेज ऑन डिप की सलाह आपको, और होल्ड करके रख सकते हैं जैसा आपने कहा भी है। 2 से 3 साल का आपका नजरिया है। तो ये है दत्ता साहब के लिए अविनाश जी की राय। रक्षित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। रक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत। पूछिए सर अपना सवाल अविनाश जी से। सर नमस्कार। सर, रेणुका शुगर है 10,000 मेरे पास, 31 रुपए 15 पैसे पे। सर, होल्ड करूँ या सेल कर दूँ? 31 रुपए 15 पैसे पे अच्छा खासा वॉल्यूम, 10,000 शेयर्स का रेणुका शुगर पर। रक्षित जी को क्या सलाह रहेगी सर? देखिए, मुझे लग रहा है इन्होंने काफी अच्छे लेवल पे एंट्री की है, तो मैं समझता हूं कि अभी 45-46 का रेट है, तो एटलीस्ट कम से कम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करे और बैलेंस क्वांटिटी ये होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, हाल ही में कंपनी ने कहा है कि शुगर के प्राइसेस बढ़ने की उम्मीद है। इसका फायदा तो कंपनी को मिलेगा ही, प्लस एथेनॉल के प्रोडक्शन में भी ये काफी बड़ा जंप FY24 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों तरफा एथेनॉल और शुगर में अच्छी कमाई होगी। मैं समझता हूं कि ऑलरेडी इन्होंने अच्छा पैसा बनाया, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर ले और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे। जो बैलेंस क्वांटिटी है, मुझे लग रहा है कि कम से कम 55, 60 या 65 रुपए का भी टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है अगले 12 से 15 महीने के लिए। लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना जरूरी है, क्योंकि आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी बढ़ेगी, क्योंकि बाकी सारे शेयर्स आपके फ्री हो जाएंगे। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और बाकी आपको होल्ड करने की सलाह। रेणुका शुगर को 55 से 60 तक के टारगेट्स आपको लॉन्ग टर्म में मिल सकते हैं। रक्षित जी के लिए यह है सलाह। आप जरा कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे पास सवाल आए हैं उनको भी लेने का वक्त आ गया है। मोहित अग्रवाल जी दिल्ली से हमें सवाल भेजते हैं IEX पर। 130 का भाव है सर इनका, जो एंट्री का है। IEX पर मोहित जी को क्या करना चाहिए? देखिए, IEX एक ऐसा शेयर है जो अभी भी मोनोपोली प्लेयर है पावर ट्रेडिंग में। अभी इन्होंने गैस ट्रेडिंग का भी प्लेटफॉर्म शुरू किया है, और अगले 6-8 महीने में कार्बन क्रेडिट का पहले इंडियन एक्सचेंज एस्टेब्लिश करने का उनका प्लान है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, अगर नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है
तो यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि अभी भी ये प्लेटफॉर्म बिजनेस है, कर्जा मुक्त कंपनी है, मार्जिन्स करीबन 85-90% है, तो हर पैमाने पे कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और अभी तो मेरे ख्याल से कोई एफआई ने आज रिपोर्ट भी लिखी है, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी एग्रेसिवली इसको अपने बाय लिस्ट में रखा है। तो फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो यहाँ पे कम से कम 175-180 का नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो तब तक होल्ड करें। और मुझे लग रहा है कि ये करीबन 6-8 महीने में होने की पॉसिबिलिटी है। 6-8 महीने में 175-180 तक के टारगेट्स के लिए आपको होल्ड करने की सलाह है मोहित जी। तो IEX पर आपको बने रहना है। सरोज जी इस वक्त हमारे साथ भुवनेश्वर से जुड़ रही हैं। स्वागत है आपका, पूछिए अविनाश जी से अपना सवाल। हाँ सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सरोज जी। हाँ सर, मैंने एक ये खरीदा है, वेदांता खरीदा है 1,000 शेयर, और वो 306 रुपए के भाव में। ठीक, वेदांता तो 306 हाँ। का भाव आपका एंट्री है। अविनाश जी, सरोज जी को क्या सलाह देंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि इनके पास वेदांता के शेयर्स है, तो पहले तो मुझे लग रहा है कि आज उनको डिविडेंड मिला होगा, क्योंकि शेयर आज एक्स डिविडेंड हो चुका है। 20 रुपए का इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया था। और मेरे ख्याल से देखिए, लॉन्गर टर्म में अगर हम देखें तो वेदांता में सबसे बड़ा जो अट्रैक्टिव फैक्टर है वो डिविडेंड है, क्योंकि कंपनी बहुत ही एक एग्रेसिव और जनरस डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देती है। फंडामेंटल्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि देखिए, मेटल स्पेस में और ऑयल स्पेस में अभी भी जो मार्केट कंडीशंस है वो थोड़े से चैलेंजिंग है। हो सकता है कि FY24 के फर्स्ट हाफ के लिए स्टॉक में कोई बड़ी बढ़त ना आए, लेकिन डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव है। तो इनके लिए मैं यही कहूंगा कि जल्दबाजी में लॉस मत बुक करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, कम से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम दे दीजिए और यहाँ पे पोजीशंस होल्ड करिए। तो 1 से सवा साल तक का नजरिया बना के रखें आप सरोज जी, और वेदांता में थोड़ा सा धैर्य आपको रखना है। बने रहने की सलाह फिलहाल आपको दी जा रही है अविनाश जी की ओर से। राकेश जी कोलकाता से इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए सर अविनाश जी से अपना सवाल। नमस्कार। नमस्कार सर, IRCTC के साथ लगभग 500 शेयर है हमारे पास जी। 660 के भाव में। 660 जी जी, ठीक है सर। IRCTC पर अविनाश जी, राकेश जी को क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लग रहा है कि इन्होंने बहुत ही अच्छा स्टॉक चुना है पब्लिक सेक्टर स्पेस में, क्योंकि ये रेगुलेटेड मोनोपोली है और गाड़ियों का जो ट्रेन का जो मार्केट है वो हम सारे इंडियंस को अफेक्ट करता है, क्योंकि ट्रेन नॉट ओनली पैसेंजर्स के लिए लेकिन फ्रेट मूवमेंट के लिए भी बहुत बड़ा साधन है। IRCTC की स्पेसिफिकली बात करें तो देखिए, अभी कोविड जाने के बाद अभी पूरी तरह से नॉर्मल सी आ चुकी है। स्टॉक थोड़ा सा वीक जरूर चल रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि इस साल कंपनी नंबर्स काफी अच्छा रिकॉर्ड करेगी। और आने वाले साल में जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने अभी वंदे मातरम ट्रेन्स लॉन्च किए हैं, तो काफी नए ट्रेन्स IRCTC लॉन्च करने की बात कर रही है, प्लस अफोर्डेबल होटल्स में भी ये एंटर कर रही है। कंपनी बिल्कुल कैश फ्री है, कर्जा मुक्त है, और मुझे लग रहा है कि ये बात आपको डेफिनेटली कंफर्ट देना चाहिए। अगर नजरिया साल 1.5 साल का है तो यहाँ पे निवेशित रहिए। मुझे लग रहा है कि कम से कम 750-800 का टारगेट प्राइस अगले 2 साल में पॉसिबल है, बट थोड़ा सा पेशेंस और कन्विक्शन की जरूरत है, तो पेशेंटली यहाँ पे होल्ड करें। 1.5 से 2 साल में आपको 750-800 तक के टारगेट मिलने की संभावना है। तो राकेश जी, IRCTC पर आपको बने रहने की सलाह दी जा रही है अविनाश जी की ओर से। ललित अरोरा साहब इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर के रूप में जुड़ रहे हैं। अरोरा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अविनाश जी से अपना सवाल सर। अविनाश जी गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 2000 शेयर्स हैं 33 रुपए 30 पैसे के भाव पे, तो मेरे को क्या करना चाहिए? अभी उसको होल्ड करके रखूं या निकाल दूं, क्या करूं उसके लिए? बैंक ऑफ महाराष्ट्र 33 रुपए 30 पैसे के स्तर पर इन्होंने खरीदारी की है। अरोरा साहब को क्या करना चाहिए अविनाश जी? देखिए, मुझे लग रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये एक सरकारी बैंक में छोटी बैंक है, लेकिन नंबर्स बहुत दमदार है। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि इस साल कम से कम 1600-1800 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, प्लस इनका कासा रेशियो करीबन 50% हो चुका है। एसेट क्वालिटी भी करीबन 2-2.5% तक पहुंची है। और मुझे लग रहा है कि देखिए, इनको जो टैक्सेशन का बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ये लॉस कर रहे थे, तो इनके पास काफ़ी ऐसे एक्यूमुलेटेड लॉसेज है जिससे इनको टैक्स की बचत भी मिलेगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अभी ये एग्रेसिवली अपने नए ब्रांचेस खोल रहे हैं, जिस प्रकार से डिपॉजिट और लोन एडवांसेस का नंबर बढ़ रहा है, हमको लग रहा है कि अगले 12-15 महीने में आपको कम से कम 40 या 50 रुपए का भी ओनली ये यहाँ पे है कि हो सकता है कि बैंक कोई OFS करे, क्योंकि अपनी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की वो कम करने की बातें कर रहा है, लेकिन फिर भी 26 रुपए में ये शेयर है जहाँ पे आपको बेचना नहीं चाहिए। यहाँ पे होल्ड करे, 12 से 15 महीने में अच्छा मुनाफा बच सकता है।
साल से सवा साल के बीच में आपको अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। तो बने रहने की सलाह है आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे। और सोमवार को ऑप्शंस कॉल्स जानने का अब आ चुका है वक्त, और इसके लिए हमारे पास चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बागड़ी साहब जुड़ चुके हैं। बागड़ी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए सर, सोमवार में ऑप्शंस के जरिए कहाँ मौके बन रहे हैं? नमस्कार दीपक जी। नमस्कार। ऑप्शन के जरिए मेरे पास दो स्ट्रेटेजी है, दोनों तेजी की तरफ की है। मार्केट्स में आज भी बायस पॉजिटिव ही था, तो सोमवार को भी कंटिन्यू रहना चाहिए। तो जो पहला स्टॉक मेरी तरफ से है वो है BEL। BEL में 98 वाला कॉल ₹3.25 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। ₹2.5 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में टारगेट ₹4.5 से लेके ₹5 तक के देखने को मिल सकते हैं BEL के 98 के कॉल के अंदर। दूसरा जो स्टॉक है वो है सीमेंट सेक्टर का अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट का 380 वाला कॉल ₹13 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है नीचे में ₹10 का, और ऊपर में अंबुजा सीमेंट के 380 के कॉल के अंदर ₹18 से लेके ₹20 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये दो कॉल मेरी तरफ से रहेंगे, इनके अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा मंडे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुवीर जी ने दी है दो सलाह आपको। BEL 98 का कॉल और ₹2.5 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ₹4.5 से ₹5 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। और दूसरा है अंबुजा सीमेंट, जिसमें आपको 380 की कॉल लेनी है, 10 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, और 18 से 20 के आपको टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो सुमित जी के अनुसार ये हैं ऑप्शंस के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी सोमवार के लिए। अविनाश गोरक्षकर जी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश जी, दर्शकों के लिए एक लॉन्ग टर्म पिक आप दे दें सर। दीपक जी, लॉन्ग टर्म पिक में हमको अशोक लेलैंड पसंद है, क्योंकि देखिए पहली बात तो आज जो इंटरेस्ट रेट का पॉज हो गया है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कमर्शियल व्हीकल सेक्टर रहेगा, क्योंकि ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल के जो ट्रक्स होते हैं वो फाइनेंस पे लिए जाते हैं। तो डेफिनेटली इंडस्ट्री को इसका मदद मिलेगी। और दूसरी बात, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इस साल दैट इज FY 23-24 के लिए करीबन 25 से 30% इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। तो इसका फायदा अशोक लेलैंड को जरूर मिलेगा। इस साल कंपनी ने करीबन ऑलरेडी 3 क्वार्टर्स में बहुत तगड़े नंबर्स डिक्लेयर किए। हमारा मानना है कि इस साल दैट इज FY 23 के लिए करीबन 750-800 करोड़ का प्रॉफिट आने की उम्मीद है, और अगले साल ये करीबन 1000 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट आएगा। कंपनी डिफेंस में भी अच्छा काम कर रही है। तो ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि 135-136 एक काफी अच्छा अट्रैक्टिव लेवल है। करीबन अगर 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम किसी इन्वेस्टर के पास में है तो 170-175 का आपको टारगेट प्राइस मिलेगा। तो ये डेफिनेटली खरीदने लायक स्टॉक है, और मुझे लग रहा है कि अच्छे खासे गेन्स आपको अगले 1 साल में मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो 1 साल के नजरिए के लिए अशोक लेलैंड खरीदने की सलाह है। 170 से 175 तक के टारगेट्स आपको 6 से 12 महीने में मिल सकते हैं। तो ये है लॉन्ग टर्म पिक अविनाश जी की। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी, इस तमाम जानकारी के लिए, इतने सारे सवालों का जवाब आपने दिया हमारे दर्शकों का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बस इतना ही। सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।